नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। आज बात नेपाल संकट, राजनीति और हिंसा की। नेपाल में कर्फ्यू जारी है। हाल ही में नेपाल में चल रहे लगातार प्रदर्शनों और राजनीतिक दबाव के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। सेना ने कमान संभाली हुई है। राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में पिछले दिनों हिंसक प्रदर्शन हुए, जिनमें करीब 19 लोगों की मौत हुई, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने और फिर उसे हटाने के फैसले ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया। हालांकि हालात फिलहाल काबू में लाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन संकट सिर्फ सोशल मीडिया बैन या सरकार बदलने तक सीमित नहीं है। ये नेपाल के लोकतंत्र की दिशा, युवाओं की अपेक्षाएं, आर्थिक चुनौतियां और क्षेत्रीय स्थिरता सभी पर गहरे सवाल खड़े कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक में नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने नेपाल में हिंसा को हृदय विदारक बताया है और कहा है कि नेपाल में स्थिरता, शांति और समृद्धि बेहद जरूरी है। आज के इस कार्यक्रम में हम समझने की कोशिश करेंगे इस संकट की असली वजहें क्या हैं, यह आंदोलन कहां से शुरू हुआ और इसने क्यों इतना विभत्स रूप लिया, नेपाल के आंतरिक राजनीति और व्यापक नजरिए से भी इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, आगे का रास्ता क्या हो सकता है। इन सभी पहलुओं पर विशेषज्ञ मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर SR तायल जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया तायल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ इंडिया फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट आलोक बंसल जी भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तायल जी, शुरुआत आपसे। नेपाल में जो हालिया घटनाक्रम हुआ, हिंसक प्रदर्शन, सोशल मीडिया बैन और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ सरकार बदलने तक सीमित है या नेपाल की राजनीति में कोई गहरा स्ट्रक्चरल बदलाव होगा, इसकी आहट है? ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो पूरा घटना चक्र हुआ है पिछले 72 घंटे में, उसके पीछे कहीं ना कहीं आर्थिक नीतियां जो नेपाल की रही हैं उनके खिलाफ वहाँ का जो युवा वर्ग है उसमें बहुत रोष है। क्योंकि दो चीज़ें वो देख रहे हैं, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अधिक है, नौकरियों की बहुत कमी है। वहाँ अगर देखें तो 12% अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो डिक्लेयर्ड है, पर कहा जाता है कि शायद युवा वर्ग में 40% तक नौकरियों की कमी है। दूसरी चीज़, आजकल के जो सोशल मीडिया में के द्वारा सब लोग देख रहे हैं कि जो रिच वर्ग है, जो राजनीतिज्ञ हैं, वहाँ के राजनीतिक वर्ग है, वो किस तरह रह रहे हैं और उनके बच्चे बहुत लेविश लाइफस्टाइल पर रह रहे हैं, उसके खिलाफ भी एक रोष है। दूसरी चीज़ जो भी देखिए, 2008 में वहाँ मोनार्की अबॉलिश हुई, उसके बाद से 14 गवर्नमेंट बदल चुकी हैं 2008 से। 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, संविधान आया, उसके बाद भी कोई राजनीतिक स्थिरता वहाँ पर नहीं आ पाई। केपी शर्मा ओली साहब भी चौथी बार प्रधानमंत्री वहाँ बने हैं और पिछले दशक में देखा गया कि 3-4 व्यक्ति बार बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका शायद जनता से संबंध टूट गया। और जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वो आपस में जब गुणा भाग करते रहे और जनता नाराज होती चली गई, ये चीज़ मैं कहूँगा कि शायद नेपाल स्पेसिफिक भी नहीं है। क्योंकि अगर आप पूरे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में देखें तो जनता की आकांक्षाएं इतनी बढ़ चुकी हैं और वहाँ की अर्थव्यवस्था देशों की उन आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ है। हम देखते हैं, देखिए अभी फ्रांस में नए प्रधानमंत्री आ गए, हमने देखा कि जापान में नए प्रधानमंत्री आ गए, इंडोनेशिया में भी जनता सड़कों पे उतर आई क्योंकि वहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने अपना अलाउंसेस बढ़ा लिए और जनता के लिए कुछ नहीं किया। और एक जो सोच है, जो नए युवा का सोच है कि जो भी सरकार हो वो पारदर्शक हो, उसकी जवाबदेही हो और वो भ्रष्टाचार से बिल्कुल विमुक्त हो। ये एक आइडियल स्टेट है जो किसी देश में कभी होती नहीं है। पर जो अच्छी बात है कि आज वहाँ हिंसा ख़त्म हो गई है और जितने यूथ ग्रुप्स, जनरेशन नेक्स्ट के नेपाल के जो यूथ ग्रुप्स थे, उनके लीडर्स ने कहा है कि अब कोई हिंसा जो हुई है वो
दूसरे तत्वों ने, ये तो हमेशा होता है, देखिए कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है और एंटी सोशल तत्व होते हैं, वो उसका फायदा उठाते हैं। और जो हिंसा हमने कल और परसों देखी, वो शायद एंटी सोशल लोगों का था, उसके खिलाफ आर्मी काम कर रही है। तो कुछ सुधार है वहाँ की स्थिति में, पर आगे राजनीतिक रूप से किस तरह की सरकार बनेगी, वो राष्ट्रपति श्री रामचंद्र पौडेल पर निर्भर है। और आर्मी का मैं समझता हूँ उसमें एक रोल अवश्य रहेगा। बिल्कुल। आलोक जी, आपका नज़रिया, आपकी प्रतिक्रिया क्या कहती है? 17 साल का लोकतंत्र नेपाल में 12 सरकारें हमने बदलती देखी हैं, और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए 17 साल की उम्र बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होती, परिपक्व नहीं होती। और हम देख रहे हैं कि नेपाल के लोग जो 17 साल का लोकतंत्र है उसकी तुलना 239 साल की राजशाही से भी करते हैं। अब जिस तरह का प्रदर्शन लगातार देख रहे हैं, जेन जी और युवाओं की बड़ी भागीदारी इस प्रदर्शन में, ये क्या कुछ संकेत दे रही है, क्या कुछ सबक निकलते दिखाई दे रहे हैं इससे? देखिए, पहली चीज तो जहां आपने कहा कि अस्थिरता का जो माहौल नेपाल में बना हुआ है, 17 साल के अंदर 12 सरकारें, तो इसको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और इसको समझने के लिए ये आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि नेपाल ने जब नया संविधान बनाया तो उन्होंने एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ये कई बार उन हालातों में अच्छा रहता है जब आपको संविधान नया बनाना था, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए थी। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत रूप से हमेशा से मानना है कि किसी भी ऐसे समाज में जो एथनिकली और भाषाई दृष्टि से बटा हुआ हो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली सेपरेट इलेक्टोरेट की तरफ काम करता है। और इसका असर यह हुआ कि आप कोई भी विचारधारा को प्रोपेगेट करके आप कुछ सीटें संसद में पा सकते हैं। और इसके कारण कभी भी किसी भी पार्टी को इस तरीके का स्पष्ट बहुमत नहीं मिला जैसा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पे मिलता है। और इसके कारण आपने देखा अस्थिरता का एक माहौल रहा, जो संप्रदायों के बीच में जो खाई थी वो बढ़ती चली गई। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पिछली कुछ सरकारें कुछ हद तक काफी करप्ट भी थी। जो नेतृत्व था ओली साहब का, वो काफी कमजोर था। और युवकों के इसके अंदर जो है महत्वाकांक्षाएं जो थी, वो उनको लग रहा था कि हमारी जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनका दमन हो रहा है। इसके चलते आपने पिछले चुनाव में देखा कि रवि लक्ष्माने के अंतर्गत एक मीडिया पर्सनैलिटी उभर कर आई, उसको उन्होंने जेल में डाल दिया। उसके बाद जब युवाओं ने प्रदर्शन करना शुरू किया तो सोशल मीडिया पर बैन हो गया। जब सोशल मीडिया पर बैन हुआ तो युवा पहले तो सोशल मीडिया पर बैन हटाने के लिए आए और उसके आगे बढ़ते चले गए। तो ये तो जहां तक सवाल युवा असंतोष का था। लेकिन जो कल हुआ वो मुझे युवा असंतोष नहीं लगता। एक साथ कई सरकारी बिल्डिंग्स में आग लगा देना, जिस तरीके से निर्ममता से महिलाओं को, पुरुषों को मारा पीटा गया, वो किसी राजनीतिक मूवमेंट का हिस्सा नहीं लग रहे थे। वो तो ऐसा लग रहा था जैसे अराजकता चाहिए उन्हें। तो ऐसा सोचना कि कुछ इसमें इस तरीके की साजिश थी, कुछ इस तरीके की शक्तियां इसमें सम्मिलित थीं जो नेपाल को प्रगति करते हुए देखना ही नहीं चाहती। क्योंकि आपने संसद को जला दिया, आपने सर्वोच्च न्यायालय को जला दिया, आपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जला दिया। तो आप कर क्या रहे हैं? लोग, मंत्रियों के घरों को जला दिया गया, मॉल्स को जला दिया गया। क्या इससे युवकों का भला होगा या इससे नेपाल का भला होगा? नहीं। तो ये तो ऐसा लगता है कि कोई षड्यंत्र है नेपाल के खिलाफ ही। और आज जब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है तो हम देख रहे हैं कि अब शांति स्थापित हो गई है। युवाओं की मांग थी कि काठमांडू के मेयर को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। कल ही राष्ट्रपति ने कहा था कि भाई आप आके बातचीत तो करिए, पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप हिंसा नहीं रोकेंगे तो फिर आगे बातचीत कैसे होगी? दुर्भाग्य से कल लूट खसोट जो चीजें हो सकती थी, चोरी, सब कुछ हुआ। मॉल्स के अंदर आग लगाई गई, दुकानों को लूटा गया, लोगों को, आपने देखे होंगे वीडियोस, नेपाल की विदेश मंत्री श्रीमती आरजू राणा को जिस तरीके से निर्ममता से उनके ऊपर हमला हुआ, उसकी जितनी निंदा की जाए मेरे ख्याल से मानवीय आधार पर ही वो कम है।
बिल्कुल। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो स्थिति थी वो उपयुक्त नहीं थी। लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था, बिल्कुल था, सरकारें असफल होती जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से सरकार के संस्थानों को आग लगाई गई, उसका उद्देश्य मुझे कोई सरकार के प्रति आक्रोश को निकालने का नहीं दिख रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि पूरी व्यवस्था को ही ठप्प कर देने का किसी का उद्देश्य है। और ऐसे में सेना ने उचित कदम उठाया है कि उन्होंने शांति बहाल की है। अब राष्ट्रपति ने जेन जी के नेताओं को बुलाया है। देखते हैं आगे क्या बढ़ता है। मेरे हिसाब से अब एक अंतरिम सरकार की स्थापना होनी चाहिए जिसमें सेना एक बहुत प्रमुख रोल अपनाएगी और राष्ट्रपति का निर्णय महत्वपूर्ण हो। बिल्कुल। जो बातें आलोक बंसल जी ने उठाई हैं दयाल साहब, उन्हें लेकर आपका विश्लेषण क्या कहता है? और ख़ास तौर से हमने जिस तरह से देखा कि पिछले 5 साल में एशिया के और भी ऐसे देश हैं जहां पर हमने विरोध प्रदर्शन होते देखे, तख्ता पलट होते देखा, इन सब का असर आप इस पूरे रीजन पर किस तरह से पड़ता देख रहे हैं? मैं कैप्टन बंसल से विश्लेषण से बिल्कुल सहमत हूँ। एक तो जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में मेजॉरिटी किसी पार्टी के आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और उससे स्थिरता, एक राजनीतिक स्थिरता आती है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो मेंबर्स आते हैं वो केवल अपने ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करते हैं और पूरे देश के बारे में नहीं सोचते, पूरे समाज के बारे में नहीं सोचते। हमारे यहाँ जैसे भी है उस तरह जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी एरिया से आता है उसको हर एक का वोट चाहिए होता है और वो किसी भी उसका अपना विचार हो पर पूरे अपनी जनता को साथ लेने का प्रयत्न करता है। तो इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। दूसरी चीज़, जहाँ भी इस तरह की कुछ घटनाएं होती हैं तो जो सिविल अनरेस्ट को वहाँ के दूसरे अराजक तत्व हाईजैक कर लेते हैं। ये हमने बांग्लादेश में भी देखा। कहीं ना कहीं शेख हसीना का भी वही गलती हुई उनसे कि उनका जो संबंध था इलेक्टोरेट से, अपनी जनता से, अपने युवाओं से, वो कहीं ना कहीं टूट गया और वो उनकी बात को सुनने में असमर्थ नहीं। उसके बाद जब वो लोग सड़क पे आए तो गोली चली, वहाँ तो 200-300 लोग, बच्चे मार दिए गए थे। तो पर उसका फायदा वहाँ, अब स्टूडेंट्स तो पीछे हैं और इस्लामिक संस्थाएं, फंडामेंटलिस्ट और तरह तरह के और तत्व जो बहुत प्रो पाकिस्तान और हमेशा बांग्लादेश के खिलाफ रहे, वो अब आगे आ रहे हैं। क्योंकि जो युवा है वो बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है, वो युवा एक इमोशनल होता है। वो गुस्से में, क्योंकि भाई 17-18 लोग की मृत्यु हो गई तो सड़क पे आए। पर अब जो कुछ समाचार आ रहे हैं कि 2-3 नाम इस तरह के हैं जिन्होंने, जब नेपाल में भूकंप आया था कुछ वर्ष पहले, उस वक्त भी उन्होंने बहुत अच्छा ज़मीन पर काम किया था, तो उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, उनका एक नाम भी कुछ लोग जानते हैं। तो इस तरह के लोग, कुछ 1-2 जजेस का नाम भी आ रहा है जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा मुहिम उठाया था, पर वो थोड़े वृद्ध हैं। पर बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत सोच समझकर राष्ट्रपति जी को, नेपाल के राष्ट्रपति जी को एक अंतरिम सरकार का गठन करना होगा जिसको, जो पॉलिटिकल ना हो। क्योंकि कल जो हमने देखा, परसों जो हमने देखा, जो जनता का रोष है वो किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, वो पूरे राजनीतिक वर्ग के खिलाफ है। क्योंकि जनता ये देख रही है कि भाई जनता पिस रही है, पर जो उनके नाम पर इलेक्ट होकर जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल उनकी है और उनके बच्चों की भी बड़ी लेविश लाइफस्टाइल है। जो निपो किड्स की बात हो रही है, देखिए आजकल इंस्टाग्राम और इस सब का ज़माना है और ये जो रिच बच्चे हैं फट से अपनी फ़ोटो डाल देंगे और कोई कितने आराम से रह रहे हैं और बड़ा, तो पर जो ऑर्डनरी बच्चा है वो तो, उसको तो उस पर रोष आएगा कि भाई ये क्यों इस तरह रह रहे हैं और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे नौकरी भी नहीं है। तो इसीलिए ये जो इंस्टाग्राम, जिन्होंने सोशल मीडिया को बंद करने का प्रयत्न किया सबसे पहले राष्ट्रपति ओली जी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री ओली जी, क्योंकि वो चाहते हैं कि फेसबुक वगैरह पे जो करप्शन के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे थे उसको वो रोकना चाहते थे। और इसलिए उन्होंने कहा कि वो कुछ
फेसबुक और ये सब रेगुलेटेड होना चाहिए। और अच्छा, दूसरी चीज वहां है कि देखिए 14% वहां की जनता है जो बाहर काम करती है, वहां तो काम है नहीं। 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, 4 मिलियन 40 लाख लोग, आप कहीं भी जाएं, इटली जाएं, फ्लोरेंस जाएं, कहीं जाएं, हर जगह आपको नेपाली व्यक्ति मिलेंगे, बड़ी मेहनत से काम करते हैं। उनका अपने परिवार से बात करने का एक ही माध्यम है, जो कोई ट्रंक कॉल तो कर नहीं सकता जी 80 मिनट की, तो वो तो फेसबुक इसी पे व्हाट्सएप वगैरह पे ही बातचीत करते हैं। तो ये एक इन्होंने रास्ता तोड़ दिया। जो कि बाहर अकेला नेपाली काम कर रहा है, उसका पूरा परिवार यहाँ पर है, परिवार तो रोज अपने ब्रेड विनर से बात करना चाहता है। तो कई सारी चीजें इकट्ठी हुई, पर यह दिखाता है कि जनता की जो आवाज है, जनता का दिल जो कह रहा है, राजनीतिक वर्ग को उसको समझना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, और जहां तक हो सके उसको लड़ने के बजाय, उसको अपोज करने के बजाय उनको उसको एकोमोडेट करने का प्रयत्न करना चाहिए। यही डेमोक्रेसी का मतलब है। डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में तो यही तो फर्क है बिल्कुल कि डेमोक्रेसी में जनता को बार बार मौका मिलता है कि वो अपनी बात कहे, और जो लोग चुनकर आते हैं वो उस बात को सुने और उस पर काम करें। पर जैसे आज कोई घटना वहां नहीं हुई है, तो मैं समझता हूँ कि अब जल्दी ही वहां कुछ शांति बहाल हो जानी चाहिए। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, स्थिरता, शांति, और हम सब तो नेपाल के परम मित्र हैं, उनकी खुशहाली चाहते हैं, और जल्दी जल्दी वो उस रास्ते पर अग्रसर हो, यही बिल्कुल पूरा बिल्कुल। तो आलोक बंसल जी, समझना होगा कि नेपाल की राजनीति का अब अगला रास्ता क्या होगा और इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। जैसा अभी तयाल साहब ने भी जिक्र किया कि नेपो पॉलिटिक्स और एलिटिज्म जैसे शब्द सबसे ज़्यादा सुनाई दिया हमें इस प्रदर्शन में, जिसमें जैसे सुनकर लगा कि जनता की फ्रस्ट्रेशन है, उसका नया कारण है, मेरिट बेस्ड पॉलिटिक्स की मांग जनता कर रही है, और लोकतांत्रिक संस्थाओं की परीक्षा इसे कहीं ना कहीं आप मानते हैं, जिस तरह से हमले हुए, तोड़फोड़ की, और जैसा मैं कह रही हूँ कि विभत्स रूप लिया इन प्रदर्शनों में। ऐसे में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या दिख रही है, और नेपाल की राजनीति का अगला रास्ता अब क्या हो सकता है? नए नेतृत्व और नई उम्मीदें, उन्हें लेकर क्या बड़े चैलेंजेस होंगे? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत बड़े हैं, और जैसा मैंने कहा कि अभी लोग बालेंद्र शाह की बात कर रहे हैं, जो कि काठमांडू के मेयर हैं, जो स्वतंत्र चुनाव जीते हैं। अगर उनको अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाता है, हो सकता है कुछ समय के लिए बनाया जाए, जैसे बांग्लादेश में यूनुस साहब को लाया गया, एक ऐसे व्यक्ति को जो किसी पार्टी से नहीं है और शायद थोड़ी रेस्पेक्टेबिलिटी कमांड करता हो। पर उसका आगे चलकर असर क्या होगा कहना मुश्किल है। नेपाल के यहाँ एक कुछ कमजोरियां हैं, और हर लोकतांत्रिक प्रणाली में हमने देखा है कि अगर राजनेता चाहें भी तो नौकरशाही इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो जो है, जो रिफॉर्म्स हैं, जो सुधार हैं, जो लाभ है, वो नीचे तक परकोलेट होने नहीं देती, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नेताओं के ऊपर पड़ती है, और उसका असर हम देख रहे हैं। क्या करना चाहिए नेपाल को? तो मेरे हिसाब से पहली चीज जो उनको करनी चाहिए, सबसे पहली चीज वो ये है कि इनको पीआर खत्म करना चाहिए, क्योंकि पीआर जो है समाज को विभाजित कर रहा है, और पीआर खत्म कर और जो करप्शन के जो भी केसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर बालेंद्र शाह अभी इस वक्त लोगों की डिमांड है, तो हो सकता है शायद उनको अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। पर मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जिसको भी प्रधानमंत्री बनाया जाए उसके लिए कुछ सपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भीड़ ने आके बोला आज इसको बनाओ तो उसको बना दिया, कल किसी और को बोला जाए तो बनाया जाए। ये अराजकता का माहौल नहीं चल सकता। किसी संवैधानिक बेसिस के ऊपर बनाया जाना चाहिए। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। आगे चलकर क्या होगा वो चुनाव के बाद देखना। बिल्कुल। और जो जिक्र पहले आपने किया भी था आलोक जी कि किस तरह से और समीकरण हो सकते हैं और दबाव हो सकता है, या फिर बाहरी जो दबाव की भूमिका है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और नेपाल की जो भू रणनीतिक स्थिति है
वो भारत और चीन दोनों के लिए काफ़ी अहम है, उसकी जो स्थिति है। ये जो मौजूदा घटनाक्रम है उसके मद्देनज़र आप क्या देख रहे हैं? सार्क और बिम्स्टेक की जो प्रासंगिकता है उसे हम कैसे इस समय उसका विश्लेषण करेंगे? नेपाल सार्क और बिम्स्टेक जैसे रीजनल फ्रेमवर्क्स में अहम सदस्य भी है। मौजूदा हालात को देखते हुए क्या ऐसे प्लेटफॉर्म क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत किया जा सकता है? क्या इनकी भूमिका को भी कहीं ना कहीं मजबूती देनी होगी? दयाल साहब, देखिए, इस समय तो बहुत ही एक दुर्भाग्य की बात है कि भारत जहां जिस भूगोल में स्थित है, अगर आप सार्क की तरफ देखें तो पाकिस्तान का क्या हाल है, अफगानिस्तान का क्या हाल है। तो भारत ने कि पूरब की तरफ देखा जाए, लुक ईस्ट नीति शुरू की प्रधानमंत्री मोदी ने उसको, और उसमें डायनेमिज्म डाला, एनर्जी डाली, वाइटैलिटी डाली, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वो हर देश में गए। पर अब बिम्स्टेक में अब देखिए बांग्लादेश में क्या स्थिति है, नेपाल में हम देख रहे हैं क्या स्थिति है, श्रीलंका कुछ अब ठीक रास्ते पर आ रहा है। पर यहाँ देखिए हमें ये देखना होगा कि जो पुराने खानदान थे जो श्रीलंका को चलाते थे, दो तीन खानदानों के नाम जब मैं बच्चा था पढ़ता था तब भी वही नाम थे और आज भी वही नाम नजर आते हैं। पर एक नए नेता वहां पे उभर के इलेक्शन के बाद सामने आए और एक नई पीढ़ी राजनेताओं की श्रीलंका में सामने आई। तो जहां तक रीजनल पार्टी, अच्छा अब म्यांमार का हाल आप देख ही रही हैं कि वहाँ क्या हाल चाल है। थाईलैंड में रोज प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, रोज कुछ तो परिस्थितियां रीजनल कोऑपरेशन की मैं समझता हूं कि भारत की बहुत इच्छा है, बहुत एनर्जी भी है, बहुत प्रयत्न भी है। पर हर देश बिम्स्टेक का हो या हमारे पड़ोस में अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, वहाँ राजनीतिक कोई स्टेबिलिटी भी नहीं है। तो रीजनल कोऑपरेशन के लिए, किसी भी आर्थिक व्यापार के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, आर्थिक लेन देन के लिए सबसे पहली चीज है एक राजनीतिक स्थिरता, बिल्कुल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और वायलेंस ना हो। तो कॉन्फ्रेंसेस होती रहेंगी पर जमीन पर मैं नहीं समझता कि कोई नई प्रोजेक्ट्स वगैरह आ सकती हैं। तो भारत ही थोड़ा सा हिचकिचाएगा। बांग्लादेश में कुछ पता नहीं कब इलेक्शन होंगे, अगले साल होना तो है, फिर क्या रूप वहाँ की नई गवर्नमेंट लेगी, उसका भारत के प्रति क्या रुख रहेगा। और श्रीलंका से तो भारत के संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं, पर अब नेपाल में किस तरह की व्यवस्था आती है। केपी शर्मा ओली तो शायद भारत के लिए थोड़ा सा उनका अच्छा रुख नहीं था, पर भारत के जो भी वहाँ नए आते हैं, तो बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। और मैं समझता हूँ इस पूरे वातावरण में, इस पूरे इकोसिस्टम में रीजनल कोऑपरेशन की बात करना इस समय मेरे ख्याल से बहुत ठीक नहीं होगा। जी ठीक है, बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर आंतरिक हालातों की ही बात करें आलोक जी, जाहिर तौर पर पर्यटन पे अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा नेपाल का निर्भर करता है, और जिस तरह से युवाओं की नाराज़गी देखी गई खासकर रोजगार को लेकर, ऐसे में ज़्यादा निवेश की ज़रूरत भी नेपाल को होगी। लेकिन जो राजनीतिक अस्थिरता के कारण विदेशी निवेशकों का भरोसा जाहिर तौर पर कमज़ोर पड़ रहा है। अब निवेश को आकर्षित करना कितना चुनौतीपूर्ण होगा? एक तरह से मैं कहूँ कि जब हम मजबूत नेपाल की बात करते हैं तो इस तरह के घटनाक्रम ने उसे कितना कमज़ोर किया है, या फिर एक ये नए बदलाव का अहम पड़ाव है? इसे किस तरह से आखिर में जाते जाते हम देखें आगे की राह की अगर हम बात करें तो? देखिए, जिस तरीके से अराजकता का माहौल पिछले 2 दिन में बना, वो किसी भी विदेशी निवेशक को डराने के लिए काफी है। और पर्यटक तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहेगा। अभी आप भारतीय पर्यटकों की कहानी सुन लीजिए, तो अभी कुछ समय तक पर्यटन और निवेश दोनों ही रुक जाएंगे। नेपाल की अर्थव्यवस्था वैसे भी एशिया में सबसे खराब अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और इसका सबसे बड़ा कारण जो है एक कुप्रशासन जिसे आप कह सकते हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा जो सुधार हो सकता है वो अगर भारत के साथ वो पूरी तरह से सहयोग करे, और जो उसके यहाँ पन बिजली के प्रचुर संसाधन हैं उनको हार्नेस करते हुए अपनी अपनी जो है प्रगति की पथ पर बढ़ सके, जैसे भूटान ने किया भारत के साथ। भूटान का जो मॉडल है वो आज नेपाल के लिए संभव है। लेकिन जिस तरीके का अभी अराजकता का माहौल है, जहां की आप संस्थानों को जला रहे हैं, तो इसमें क्या जॉब्स और क्रिएट होंगे? मुझे नहीं लगता कि आप इसमें लोगों के लिए कोई
कार्य, कोई जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके के वातावरण में। तो ये जो युवक हैं इनको भी समझना पड़ेगा कि अगर ये परिवर्तन चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर वो भ्रष्टाचार का उन्मूलन चाहते हैं तो वो भी अच्छी बात है, अगर वो भाई भतीजावाद को खत्म करना चाहते हैं तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन ये सब कार्य जो है सरकारी संपत्ति को जलाकर, राष्ट्रीय संपत्ति को जलाकर नहीं मिल सकते। अभी कोशिश करनी है कि जो भारत का विरोध जो काठमांडू घाटी के अंदर कई लोग सिर्फ करने के लिए करते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, भारत के साथ सहयोग करना पड़ेगा और जो पन बिजली योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करना पड़ेगा, जिससे नेपाल, जहां आज बिजली पूरी तरह से मिलती नहीं, एक बिजली का एक निर्यातक बन जाए और उससे इसको विदेशी मुद्रा मिले। साथ ही साथ निवेश होगा और निवेश को भी काठमांडू घाटी से बाहर ले जाना पड़ेगा। अभी नेपाल के साथ एक सबसे बड़ा जो समस्या है कि हर चीज काठमांडू घाटी के अंदर होती है। कोई भी सरकारी संस्थान खोले वो काठमांडू के अंदर, कोई भी निवेश आए वो काठमांडू के अंदर। इसको जब नेपाल के अन्य हिस्सों में ले जाया जाएगा तो शायद नेपाल में प्रगति हो। हालांकि अभी इमीडिएट फ्यूचर में मुझे तो इसका कोई समाधान नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी तो जो नुकसान हुआ है पिछले 48 घंटे 72 घंटों में उसको मेकअप करने में भी कुछ समय जाएगा, क्योंकि हवाई अड्डों पर भी हमला हुआ। वो तो किस्मत अच्छी थी कि हवाई अड्डे पे कब्जा नहीं हुआ, अगर हवाई अड्डे पे कब्जा हो जाता तो आप समझ सकते हैं क्या होता, और फिर कितने दिनों तक हवाई अड्डा निष्क्रिय रहता। अभी तो सेना ने उसको कंट्रोल करके उसको फिर से ऑपरेशनल कर दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और नेपाल हमेशा से पर्यटन के ऊपर काफी हद तक निर्भर रहा है। पर्यटन के लिए शांतिपूर्ण माहौल सबसे बड़ी आवश्यकता है। कोई भी पर्यटक किसी हिंसक या किसी भी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में जाना नहीं चाहे। बिल्कुल। इसी के साथ आलोक बंसल जी, आपका, एसआर त्याल साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मुद्दा आपका में इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर चर्चा से जो बातें निकल कर आई हैं कि नेपाल का मौजूदा राजनीतिक संकट सिर्फ एक सरकार बदलने या सोशल मीडिया पाबंदी का मुद्दा भर नहीं है। ये युवाओं की आकांक्षाओं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की मजबूती, आर्थिक चुनौतियों और सामाजिक स्थिरता से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। हालात को नियंत्रण में लाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बताती है कि रास्ता आसान नहीं है। नेपाल को आगे बढ़ने के लिए कई मोर्चों पर काम करना होगा। राजनीतिक सहमति बनाना, युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, आर्थिक सुधारों को गति देना और जनता का भरोसा वापस जीतना। साथ ही ये संकट दक्षिण एशिया की व्यापक तस्वीर को भी प्रभावित करता है, जहां हाल के वर्षों में श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसी घटनाओं ने स्थिरता पर नए सवाल खड़े किए हैं। आने वाले समय में नेपाल की दिशा उसकी आंतरिक मजबूती और जनता की आकांक्षाओं के साथ तालमेल ही तय करेगा कि वो इस चुनौतीपूर्ण दौर से कितनी जल्द बाहर निकल पाता है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां सही फैसले नेपाल की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज तीनों के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।